गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आयुष पुरोहित नवज्योति ग्लोबल स्कूल गुड़गांव से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास 6 के हिंदी के सेकंड लेक्चर में। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बचपन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बचपन। तो बच्चों ये जो पाठ है बचपन, वो कृष्णा सोबती जी ने लिखा है। ठीक है, जैसे कि हमारा अपना बचपन होता है ना, हमारा अपना बचपन कैसा होता है? हमारे अपना बचपन में हमारी कुछ यादें जुड़ी हुई होती हैं, कुछ हमारे कुछ ऐसे खेल होते हैं, कुछ रचना, कुछ कुछ हम ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे लिए काफ़ी यादें जैसी रह जाती हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो ये सब किस चीज़ में परिवर्तित हो जाते हैं? यादों में। तो ऐसे ही कृष्णा सोबती जी जो हैं वो हमें अपने बचपन की कहानी सुना रहे हैं। तो आओ बच्चों, सुनते हैं उनके बचपन की कहानी। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। तो कृष्णा सोबती जी कह रही हैं, मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। ठीक है, परिवार में मुझे सब लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। तो परिवार में उन दिनों उन्हें लोग क्या पुकारते हैं? जीजी। हाँ, इन दिनों में कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना मतलब होता है बच्चों जो एज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, या उम्र में बड़े बड़े को क्या कहेंगे? सयाना। शायद इसीलिए कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। बच्चों शताब्दी क्या होता है? 100 वर्ष। 100 वर्ष को क्या बोलते हैं? शताब्दी। ठीक है, मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। तो बता रही हैं मेरे पहनने और ओढ़ने में क्या हुआ है? काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। तो बच्चों कृष्णा सोबती जी बता रही हैं, लेखिका बताती हैं कि अब उनका मन कैसा करता, अब उनके पहनने और ओढ़ने में चूंकि बदलाव आ चुका है, और उनके जो जिस तरीके के वो कपड़े पहनती थी उसके रंग में भी परिवर्तन आया है। तो पहले वो कैसे कपड़े पहनती थी? पहले वो पहनती थी कैसे? लाल, नीला, चॉकलेटे। लेकिन अब कैसे पहनती है? अब वो हल्के कलर के कपड़े पहन रही है। ठीक है बच्चों, पोशाकें मतलब होता है कि कपड़े। ठीक है, पहले फ्रॉक, फिर नेकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, चूड़ीदार, घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अभी तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कलर और बाजू पर भी गोल कफ। तो जो लेखिका हैं अपने फ्रॉक के बारे में बता रही हैं। ठीक है बच्चों, हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरेदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल व बालों में इतराते रंग बिरंग के रिबन का चलन था। ठीक है, लेमन कलर की वह बड़े गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। दो ट्यूनिंग आज भी याद हैं, चॉकलेट रंग का और अंदर से कोटी प्याजी, दूसरा उसके साथ सफ़ेद कोटी। वैसे मुझे अपने मोजे व स्कॉटिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। ठीक है, तो लेखिका बता रही है बचपन में क्या होता था, उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। क्यों धोने पड़ते थे अपने मोजे खुद? क्योंकि वह नौकर नौकरानियों को धोने के लिए नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो बता रही हैं लेखिका कि हाँ, बचपन के उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग याद हैं क्योंकि उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इस्त्री में लगाते, धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। तो बच्चे जो कह रही हैं, लेखिका कह रही हैं कि रविवार को क्या करते? रविवार को पहले प्रेस करते, उसके बाद क्या करते? जूते धोने के बाद जूते
पॉलिश करते। सरवर, मुझे आज भी बूटी पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि नई नई किस्म के शूज़ आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं आरामदेह हैं। पहले बच्चों जो जूते थे वो उतने अच्छे नहीं होते थे, उतने आरामदेह नहीं होते थे। लेकिन अब जो जूते आ रहे हैं वो पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छे और काफ़ी आरामदेह हैं। ठीक है। हमें जब नए जूते मिलते उसी के साथ छालों का इलाज शुरू हो जाता। तो वो लेखिका बता रही हैं जैसे ही उन्हें नए जूते मिलते वो क्या करते हैं, छालों का इलाज करने में लग जाते हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर ही। हमारे बचपन में तो और तुम में तो बहुत फर्क हो चुका है। तो लेखिका बता रही हैं वो जब कभी भी लंबी सैर पर जाते थे ना तो अपने पास रुई रखते थे, क्योंकि उस समय के जूते ऐसे थे बच्चों, उनमें पैर की में छाले आ जाते थे। ठीक है। बच्चे के जूते कैसे थे, ऐसे थे कि पैर में छाले आ जाते थे, इसीलिए वो अपने साथ क्या रखते थे, रुई रखते थे और मोजे के अंदर रुई डाल देते थे। हर शनिचर हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर शनिचर की सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। तो बता रही हैं कि लेखिका बताते हैं कि उन्हें शनिचर को क्या करना पड़ता था, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल वो पीते थे। और जब शनिवार आता था, सैटरडे आता था, तो मॉर्निंग से ही उनको क्या होता था, इसकी खुशबू आने लगती थी। छोटे शीशी के गिलास जिन पर खुराक के निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। वो जो छोटे शीशी के गिलास थे जिनमें उन्हें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल दिया जाता था पीने के लिए, तो वो क्या थे, उसमें निशान लगे हुए थे कि कौन बच्चा कितनी खुराक पिएगा। तो लेखिका बता रही है उनको देखते ही उन्हें क्या होने लगती, मितली यानी उल्टी होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम वह ना पीते शनिवारी दवा तो ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला था नहीं, सेहत ठीक ही रहती। मैं तुम्हें बताऊंगी हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरियां हो चुकी हैं, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। शहतूत और फल से और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन्हीं दिनों के कोक नहीं, लेमनेड विमिटो मिलती थी। ठीक है। तो बच्चों बता रही हैं कि उनके जमान लेखिका बता रही हैं कि उनके समय में क्या क्या चीज़ें मिलती थी जो वो खाया करती थी। शिमला और दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डिस्कीवो रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहन की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो वो जो बता रही हैं लेखिका कि हम भाई बहन क्या करते थे, उनकी ड्यूटी लगती थी काहे के लिए, ब्राउन ब्रेड लाने के लिए। ठीक है। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और फिर क्या आता था, एक चर्च का मैदान। वहाँ से उतरते तो सीधे कहाँ पे पहुँचते थे, मॉल पर। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट लगी होती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। मेरे पास सबसे ज़्यादा चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। तो लेखिका बता रही हैं कि हफ्ते में उन्हें क्या था, एक ही दिन चॉकलेट लेने की छूट थी। तो वो क्या करती थी, उस दिन खूब सारी चॉकलेट ले आती थी और अपने पास रख लेती थी। और खाती कैसे थी, रात को घर आकर बिस्तर में लेट के आराम से मज़े मज़े से खाती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, गुलाबी रस भरी। तो लेखिका बताती हैं कि शिमला के काफ़ल भी क्या होते हैं, उन्हें याद आते हैं। कस्मल सोच कर ही मुंह में पानी आ जाए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते फिर छिलके उतार कर मुंह में। ठीक है। चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण। चने जोर गरम की पुड़ियाँ जो तब थी वह अब भी नज़र आती हैं।
बच्चे चने जोर गरम मतलब जो चने होते हैं, ठीक है। पुराने कागज से बनी हुई पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी, चने आसानी से हथेली में पहुंच जाएं। ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो इस तरह से बनाते थे जिससे जिसमें एक कागज का, जैसे कि आपने कभी खाए होंगे जिसमें आपको क्या दिए जाते हैं, चने वगैरह दिए जाते हैं, तो उसी तरीके से लेखिका के बचपन के समय भी वो दिए जाते थे। उस समय का वक्त था जब फिल्म में गाना भी आया था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम। उन दिनों हर स्कूल के बच्चे को आता था, मतलब उन दिनों वो हर स्कूल के बच्चे को आता था। वो पुड़िया में क्या करते, खूब मसाला रखते थे और उसको उसमें डाल देते थे चने में, और फिर आराम से खाते थे। एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने की खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रेंज पर बहुत ही मज़े किए, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हमें वहाँ क्यों घोड़ों को कम कर समझते, उन पर हंसते। नैनीहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे। तो बता रही हैं कि वो जो वहाँ के घोड़े थे, सब घोड़े कैसे थे, हष्ट पुष्ट नहीं थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की बजती घंटियां, जो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती थी। इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो जो चर्च की घंटियां बजती थी, उससे उनको ऐसा क्या लगता था कि जैसे यीशु उनसे कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर पड़े पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगी और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिच पर की रौनक और माल की दुकानें के चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। तो जो लेखिका हैं, शिमला का एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं। ठीक है बच्चों। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कलका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियों, उस पर खड़ी छोटे डिब्बे वाली ट्रेन और एक लाल टीन छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंग। तो बच्चों, एक उनने वहाँ पर क्या देखा, एक मॉल में डेमो डेमो वहाँ पर क्या बना हुआ था, डेमो शोरूम बना हुआ था, जिसमें क्या था, डेमो ट्रेन रखी हुई थी। ठीक है। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, और यह देखो वह गायब। उसकी स्पीड इतनी ही तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जिसे मैं कभी नहीं भूलती। जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था, वहाँ आँखों के डॉक्टर कौन थे, अंग्रेज थे। तो लेखिका को एक दुकान और नहीं भूलती जहाँ पर उनका क्या था, चश्मा बना हुआ था। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। मेरे छोटे से बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते हैं और कहते हैं आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। तो बच्चों, जो लेखिका थी, जो छोटी थी, तो ही उनकी आंखों में चश्मा लग गया था। तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि बेटा इतनी छोटी ही उम्र में ऐनक लग गई, ऐनक मतलब चश्मा, दूध पिया करो। तो डॉक्टर उनसे क्या कहते हैं, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब को का कहा दोहरा देती, कुछ देर ऐनक पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो जब लोग उनसे पूछते कि इतनी छोटी उम्र में ऐनक लगी है, तो वो क्या करती थी लेखिका, डॉक्टर का कहा दोहरा देती थी कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। ठीक है। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था। तो लेखिका बता रही है, डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था। आश्वासन होता है विश्वास। ठीक है। लेकिन चश्मा अब तक नहीं उतरा। तो लेखिका बता रही हैं कि डॉक्टर साहब ने क्या दिया था,
आश्वासन यानी पूरा विश्वास दिया था कि चश्मा जल्दी उतर जाएगा, लेकिन चश्मा अभी तक नहीं उतरा। लेकिन चश्मा बस नंबर ही कम कम ही होता रहा। तो लिखिए बता रही है चश्मा तो उतरा नहीं, लेकिन चश्मे का नंबर कम होता रहा। मैं अपने आप ही इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी छोड़कर रात को लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। तो जो लेखिका है वो बता रही हैं कि जब इसकी जिम्मेदार कौन है, उनके चश्मा लगने की वो खुद हैं, क्योंकि वो दिन की रोशनी में छोड़कर, उजाले में छोड़कर क्या करती हैं, लैंप के नीचे बैठ के काम करती हैं, जो कि जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, रात को करने के लिए किया जाता है। ठीक है। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया था तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो कैसी लग रही है। जब होता है ना बच्चों, जैसे हम कहते हैं कि जब चश्मा हमें शुरू में चश्मा लगता है तो बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं ना, तो उनने चश्मा लगाया था तो उनका चचेरा भाई ने उनसे क्या कहा, सूझे दूर की यह लड़की नहीं मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो उनका जो भाई था उन्होंने उसको क्या चिढ़ाया, लेखिका को, सूझे दूर की यह लड़की को नहीं मालूम सूरत बनी लंगूर की। ठीक है बच्चों। तो जैसे उनके भाई ने उनको चिढ़ाया तो क्या हुई, मैं खिजी मतलब गुस्सा आया कि यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। तो जैसे ही वो कह रही हैं कि उनके भाई ने उन्हें चिढ़ाया लेकिन उन्हें बुरा नहीं लगा। जब चाय पीकर चले गए तो मैं आईने में जाकर खड़ी हो गई। कह रहे जब वह चाय पीकर सब चले गए तो आईने में खड़े हो गए, आईने के शीशे के सामने खड़ी हो गई और कभी चश्मा पहना कभी चश्मा उतार के देखा कि सूरत बनी लंगूर की नहीं। ऐसा उन्होंने सोचा कि क्या उनका सूरत यानी कि चेहरा बंदर जैसा दिख रहा है, उन्हें चश्मा लगा के देखा। तो फिर उन्होंने कहा नहीं। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सर पे रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तो जैसे ही उनने अपने छोटे भाई का टोपा सिर में रखा तो कैसा लगा, कुछ अजीब सा लगा, पर उन्हें अच्छा भी इससे महसूस हुआ। यह बात तब की थी, अब तो यह चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली लगता है। तो लेखिका बता रही हैं ये बात कब की थी, शुरुआत के समय की, लेकिन अब जब वो चश्मा उतरा हुआ देखती हैं तो या उनका चश्मा कभी उतर जाता है तो उनका चेहरा कैसे लगता है, खाली खाली लगता है। याद आ गया वो टोपा, काले फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों मैं शिमला में टोपी लगाना पसंद करती हूँ, मैंने कई रंग की जमा कर ली हैं। तो बता रही हैं लेखिका कि इन दिनों मैंने कई सारी टोपियाँ जमा कर ली हैं। तो कहती हैं कि काहे दुपट्टा ओढ़ना, क्यों दुपट्टा ओढ़, खाली दुपट्टा ओढ़ना, और कहाँ सहज सुबीते वाली हिमाचल टोपी। तो लेखिका को दुपट्टा ओढ़ना पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने क्या करा, टोपियों को पहनना शुरू करा, क्योंकि टोपी पहनना दुपट्टे ओढ़ने से ज़्यादा आसान है। तो बच्चों ये कहानी जो है कृष्णा सोभिता के द्वारा लिखित ये कविता कहानी पाठ था, जिसे हमने उनके बचपन के दृश्यों को देखा। ये पाठ अब यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।